हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे। आज स्टोरी टेलर के सेशन में आपके लिए एक बहुत ही मस्त कहानी लेके आया हूँ पर्सनालिटीज़ के ऊपर। जिन पर्सनालिटी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे वो जापान के, ऑफ कोर्स जापान के युद्धकालीन प्रधानमंत्री। देखिए, मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा इवेंट था जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। एक तरफ जो टीम थी ना, जिनको बोला जाता था अलाइड फोर्सेस, जिसमें आपका यूएस आएगा, यूएसएसआर, उस वक्त दोनों एक ही टीम में थे, फ्रांस आएगा, यूके आएगा, और एक तरफ थे एक्सेस फोर्स, जिन्होंने सोशल साइंस हिंदी में पढ़ा होगा उन लोगों ने पढ़ा होगा धुरी शक्तियाँ। ये धुरी शक्तियाँ बेसिकली तीन लोगों से मिलकर बनी हुई थी। एक थे जर्मनी के एडोल्फ हिटलर, एक थे इटली के बेनिटो मुसोलिनी, और तीसरे जिनके ऊपर आज की कहानी है वो थे जापान के युद्धकालीन प्रधानमंत्री हिदकी तोजो। इसमें से एडोल्फ हिटलर की मृत्यु हो गई या फिर अपने बंकर में गोली मार लिया उन्होंने, जो भी है। इसके बाद जो पार्टिसन्स थे उन्होंने बेनिटो मुसोलिनी को मार डाला, बचे हिदकी तोजो। तो एक पर्ल हार्बर की घटना हुई, और उस पर्ल हार्बर की घटना के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एंटर करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर करने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पे लिटिल बॉय और फैट मैन, ये दो बॉम्ब्स गिरते हैं, और जापान जो है अनकंडीशनल सरेंडर करता है। जापान के अनकंडीशनल सरेंडर करने के बाद हिदकी तोजो के ऊपर बाकायदा एक मुकदमा चलता है, और उस मुकदमे का फैसला ये निकलता है कि इस इंसान को फांसी की सज़ा दे दी जाए। और अंततः आज क्या 2021 जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है ना, ऑलमोस्ट 72-73 ईयर्स पहले ये युद्धकालीन प्रधानमंत्री जिनके बारे में बात करो, जिनका नाम है हिदकी तोजो, जो कि जनरल भी थे, आर्मी जनरल भी थे, 40वें प्रधानमंत्री थे जापान के। और अंततः फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद 23 दिसंबर 1948 को इनको फांसी की सज़ा हो गई थी। इनको फांसी की जो सज़ा सुनाई गई थी, इसका कारण था इनका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बाकायदा एक ट्रायल हुआ था। इस ट्रायल में हालांकि जो जापान के एम्परर थे, जापान में राजा भी होते हैं, जो बाद में हिरोहितो, जो बाद में 1981 तक राज किया और उसके बाद रिटायर हुए, तो हिरोहितो जो है वो, उनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, या फिर ऐसा बोल दूं कि हिदकी तोजो ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली और अपने राजा को बचा लिया था। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार मान लिया, और अंततः जापान के युद्धकालीन प्रधानमंत्री या फिर हेड ऑफ जापानीज वर्ल्ड वॉर 2 गवर्नमेंट के रूप में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और अंततः जिसके लिए उनको जिम्मेदार माना गया था उसको बोलते हैं वॉर क्राइम्स, और 23 दिसंबर 1948 को उनको लटका दिया गया था फांसी पे। आज की कहानी इन्हीं के ऊपर है, और ये अपना स्टोरी टेलर का पर्सनालिटीज़ वाला सेगमेंट है। ठीक है जी, थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा आपको क्या बताने वाला हूँ। तो नटशल में ये थी हमारी कहानी। आगे चलते हैं, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये द स्टोरी टेलर सेशन में मज़ा आ रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मज़ा आता है कि नहीं भी आएगा तो भी बता सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कुछ और इंप्रूव कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है सर और कोई कहानी ले सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। ये मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था कहानी, हाइब्रिड कोविड क्या है, ज़रूर देखिएगा नहीं देखा है तो। इसके अलावा पिछले बार पर्सनालिटीज़, मिखाइल गोर्बाचेव, ज़बरदस्त पर्सनालिटी, जिनको इनके देश में बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो नहीं मानते, लेकिन वेस्ट में इनको बहुत ही ज़्यादा विजनरी लीडर के रूप में माना जाता है, जो आखिरी लीडर थे जिसको आप बोलते हैं सोशलिस्ट सोवियत के। उसके बाद फिर यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया था। ज़रूर देखिएगा इस कहानी को। थाईलैंड ने जो लीगलाइज़ किया कि 12 हफ्ते तक अगर एक महिला चाहें तो 12 हफ्ते के अंदर अंदर एक बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने कहानी एक पूरा डिटेल में बताया था। यारलुंग सांगपो, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो एंटर करने के बाद भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में, वो और चाइना का विवाद क्या है ये मैंने डिटेल में बताया था। इस तरह से हाइड्रोजन बॉम्ब, ये जो आज की कहानी है इसमें तो एटम बॉम्ब की डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियर बॉम्ब बोल दीजिए। फिर उसके बाद आया था हाइड्रोजन बॉम्ब, क्योंकि पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब की होड़ लग गई थी। तो पहले मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद यूएस, किसी ने सोचा नहीं था ना कि यूएस इतना आगे चल चुका पूरी दुनिया से। फिर 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में लिटिल बॉय और उससे 20 गुना ज़्यादा ताकतवर फैट मैन गिराया गया नागासाकी पे। और उसके बाद जब फिर यूएसएसआर ने भी बना लिया एटम बम, तो उसके बाद फिर हाइड्रोजन बम। ये पढ़ी देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, इसमें क्लैरिटी मिलेगी। म्यांमार का मिलिट्री कू क्या, कोविड, ऐसे बहुत सारे मैंने टॉपिक्स बताए मेरे बारे में। आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो देख सकते हैं। ये रहे मेरे डिटेल्स। देखिए, सबसे पहले तो आप चाहे प्लस कोर्स में है नहीं है, एनरोल करें नहीं करें, जो भी है,
अनअकैडमी का ऐप तो डेफिनेटली इंस्टॉल करके रखिएगा। सर उससे क्या होता है? यार देखिए, अनअकैडमी का ऐप जब इंस्टॉल करते हो तो मेरे बहुत सारे फ्री क्लासेस, फ्री कोर्सेज एंड पेड कोर्सेज तीनों आते हैं। जो फ्री क्लासेस है वहाँ पे सिर्फ आप एक कोड यूज़ करेंगे, अपने आप वीडियोस चलने लग जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। और जो पेड कोर्सेज हैं उसमें अनअकैडमी का जो आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसको हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो स्पेशली गेट 22, 23 वाले बच्चों और EAC वाले बच्चों के लिए अभी जो मेरा कोर्स चल रहा है वो है एप्टीट्यूड का कोर्स। उसमें लाइव क्लासेस और एकदम सिंपल सरल भाषा मैंने ब्रेक करके रखा है। 4+1+1 4 दिन पढ़ाता हूँ। उसमें मैं 1 दिन डाउट क्लियरिंग और 1 दिन वीकली टेस्ट है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, चाहे 4 दिन हो चाहे 1 दिन डाउट क्लियरिंग हो, या 90 मिनट्स की क्लास है, तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। वीकली टेस्ट संडे को होता है जो 60 मिनट्स का टेस्ट है, डाउट क्लियरिंग सेशन एंड सब बाइलिंगुअल सेशन, हिंदी इंग्लिश ऑडियंस बोथ कैन अटेंड दिस सेशन। मुझे पर्सनली फेवरेट लगता है आइकॉनिक सेशन। ऐसे स्टूडेंट्स उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, वो आपको गाइड भी करेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे गेट EAC बोला है, यहाँ पे इसके प्लस सब्सक्रिप्शन आपके 12 महीने के, 18 और 24 महीने के। ये अमाउंट पे करने की जगह आप क्या कर सकते हो, रेफरल कोड ST26 यूज़ कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि गेट EAC में, आप कहीं पर भी चाहे तो यूज़ कर सकते हो और अपने आप ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अगर आप देखेंगे तो 12 महीने 24 महीने, पर्सनली वैसे ज़्यादा बेहतर ही नहीं, आप पर मंथ कॉस्ट पे देखेंगे तो आपको सस्ता पड़ता है 24 महीने का सब्सक्रिप्शन। तो ये अमाउंट पे करने की जगह आप चाहे तो रेफरल कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ST26, अपने आप ये अमाउंट जो है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। ना सिर्फ ये, इसकी तो मैंने एग्जांपल के लिए, आप चाहे तो बैंक में, SSC में, कैट में, जहाँ पर भी जाएँ आप ST26 यूज़ कर सकते हैं। सर आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आपकी फ्री क्लासेस, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज सब आते हैं, राइट? अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना, आप यहाँ पे जाके मुझे फॉलो करना, और आपको कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेरी क्लासेस होती है, जैसे कई बच्चे आप में से बोलते हैं कि सर मिलते नहीं सर, आप कहाँ पे हैं? ये देखो, ये रहा मैं, ये आप गए अनअकैडमी के ऐप पे, ये गेट EAC, रुक जाओ थोड़ा पीछे आते हैं, ये रहा गेट EAC का सेगमेंट, इसमें ये रहा मैं। यार 1000 उसको वॉच टाइम करो कम से कम यार, फॉलोअर्स 5000, 10,000 तो मिनिमम करो। ये चिट्ठी लिखना, अगर आपको यूट्यूब में अनअकैडमी के ऐप पे जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ मज़ा आता है ना, तो आप मुझे वो लिख सकते हैं, चिट्ठी मतलब यार आज के टाइम पे मतलब मैसेज लिख सकते हैं। ये मेरा जो कोर्स चल रहा है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इतना बेहतरीन टाइप से फॉर्मेट में कोर्स दिखेगा। ये इसका पार्ट 1 है, इस तरह से पार्ट 2 भी आएगा, जिसे मैं कवर कर रहा हूँ गेट 22, 23 एंड EAC 21। आप यहीं पे देखिए ना, 18 तारीख को बैच शुरू है, नंबर स्टम्प पढ़ाया मैंने, फिर नंबर स्टम्प पढ़ाया 19 को, फिर 22 तारीख को सैटरडे संडे छुट्टी, मतलब संडे को टेस्ट सिर्फ रहता है। ये रहा डाउट क्लियरिंग सेशन जो मैंने आज लिया, नंबर सिस्टम का, इसके अलावा 24 को, फिर 25 को। तो आपको पहले से पता रहेगा किस किस दिन कौन कौन सेशन रहेगा, एकदम मस्त टाइप से मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है। और सर जो आप वो फ्री सेशंस बोल रहे थे, वो यहाँ पे इस तरह से नीचे आना, ऐसे सी ऑल को क्लिक करना इस तरह से, और ये जितने भी टॉपिक्स खुलेंगे ये सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हो। जो वीडियोस नहीं ओपन होंगे वहाँ पे लगाना है ST26। ठीक है, ये भूलना मत, वो कोड लिख के रख लेना अगर आप चाहो तो ST26, उससे आपको खुलता नहीं, हाँ ST26 आप लिख के रख लेना। इससे क्या होगा आपको ना, सॉरी यार, इससे आपको वीडियोस मस्त टाइप से चलने लगेंगे। ठीक है। और जो भी नोट्स वोट्स हैं वो आप AptiXpress में भी ले सकते हो मुझसे, और इसके अलावा यार आजा, इसके अलावा आप सौरभ सर ऑफिशियल, ये दोनों चैनल्स को आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करता हूँ, एकदम कहानी के रूप में पढ़िएगा। मैं यूजुअली लाइव पढ़ाना प्रेफर करता हूँ इसको, लेकिन लाइव हो चाहे रिकॉर्डिंग, कुछ सेशंस में मैं लाइव आऊँगा और कुछ में रिकॉर्डिंग में रहूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कहानी आप तक पहुँचा सकूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरी टेलर इसलिए रखा है मैंने सेशन का नाम, क्योंकि मैं कहानी के रूप में चीज़ों को बताता हूँ। कहानी के रूप में मैं सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा, ताकि आप कोई एग्जाम देने वाले एस्पायरेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ है, घर में छोटा बच्चा, कोई भी हो, कहानी के रूप में चीज़ें समझ में आए मस्त टाइप से। दूसरी चीज़, कहानी के रूप में बताऊंगा मतलब ये नहीं कि तथ्यात्मक रूप से कोई बात गलत रहेगी। स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो अलग बात है, होता है ना, सभी के साथ होता है। अदरवाइज फैक्चुअली हर चीज़ करेक्ट रहेगी। और तीसरी चीज़ ये चीज़ है कि मैं अनबायस्ड आपको चीज़ें बताऊंगा। आज के टाइम पे जहाँ पे हर चीज़ न्यूज़ बायस्ड होती है, ज़्यादातर न्यूज़, हर चीज़ तो नहीं बोलना चाहिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जहाँ पे बायस्ड होता है, मैं एकदम अनबायस्ड, मैं जहाँ पे अपना ओपिनियन दूंगा, आपको बता के ओपिनियन दूंगा कि ये देखो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपको सोचना कि सही कि गलत है। आज की जो कहानी है, आज की कहानी, आप ये दुनिया का मैप देख रहे होंगे, वर्ल्ड मैप अगर देखना आपको अच्छा भी लगता हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये रहा जापान, इनके ऊपर है आज की कहानी। आज की कहानी शुरू करता हूँ, एकदम मस्त टाइप से सुनना, मज़ा आएगा आपको, बढ़िया से समझ में आएगा। मैंने आपको बताया कि आज से कई साल पहले की बात है, मतलब कितना होगा, 72-73 ईयर्स पहले के आसपास की बात है। तो इस टाइम पे ये हुआ था कि जापान के युद्धकालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम था हिदकी तोजो, उनको जिम्मेदार माना गया था वॉर क्राइम्स के लिए। याद रखिएगा, एक ट्राइपेट्रिएट अग्रीमेंट हुआ था, और बताता हूँ आपको धीरे धीरे करके।
जिसको आप लोग बोलते हो जो धुरी शक्तियाँ बनी थी, एक्सेस फोर्स, ये रही धुरी शक्तियाँ, एक्सेस फोर्स जिसको आप बोलते हो, या फिर बोलते हैं आप एक्सेस ट्रमविरिएट। इस एक्सेस ट्रमविरिएट में कौन कौन आते हैं? इटली के बेनिटो मुसोलिनी, जिनको उनके पार्टिसंस लोगों ने मार डाला था। इसके बाद आते हैं एडोल्फ हिटलर। अगर आपको लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं जोसेफ स्टालिन, लेनिन, मार्क्सिज्म से इनफैक्ट एक काम करूँगा, कार्ल मार्क्स से वहाँ से स्टोरी आपको सुनाऊंगा। तो उनकी फिर किताब जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, फिर कैसे उसे बोल्शेविक की क्रांति हुई, फिर कैसे लेनिन आए, फिर स्टालिन आए, इन्होंने कैसे शासन किया 53 तक के, 1953 तक के, फिर निकिता क्रुश्चेव आए, है ना, और ये रहा बेनिटो मुसोलिनी, इनको ही मार डाला गया था। और यहाँ पे बसते हिदकी तोजो, जो कि जिंदा बचे थे, जो 23 दिसंबर को इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है, 1948 में, ठीक है। एक्सेस फोर्स बोल दीजिए, इन तीनों को ही बोलते हैं एक्सेस फोर्स, 1 2 3 धुरी शक्तियाँ हिंदी में, या फिर बोलते हैं एक्सेस ट्रमविरिएट, ठीक है। एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, इन सभी लोगों को। जब तक के दुनिया में युद्ध खत्म हुआ था 1945 में, सेकंड विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ। बेसिकली हिटलर तो मर चुके थे, बेनिटो मुसोलिनी मर चुके थे। इनको जैसे ही हिरोशिमा नागासाकी पे लिटिल बॉय और फैटमैन, ये दोनों नाम लिख के रखना, बॉम्ब्स गिराएगा, उसके बाद तो जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया और यहाँ से युद्ध खत्म हो गया। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर ने अपने बर्लिन के बंकर में सुसाइड कमिट कर लिया था। हिदेकी तोजो ने भी ऐसा कहा जाता है कि प्रयास किया, लेकिन फिर मतलब नहीं बच गए, उनको बचा लिया गया। और बेनिटो मुसोलिनी को पार्टिसंस लोगों ने उनको ही मार डाला था। जैसे मैंने आपको बताया, हिदेकी तोजो ने कोशिश तो किया था, लेकिन जो विक्टर्स थे, जो जीते थे, मतलब अलाइड फोर्सेस जो होते, चाहे यूएस हो गया, यूके हो गया, ये सब लोग, इन लोगों ने उनको बचाया, बाकायदा इनका मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद उनको फांसी हुई। हिरोशिमा और नागासाकी, जिसके बाद जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर किया, ये बॉम्ब ड्रॉप किया गया था जापान में 1945 पे। इसके बाद जिस तरह का समर्पण जापान ने किया, तो उसको बोलते हैं अनकंडीशनल सरेंडर। इसका मतलब होता है, लिख के रखिएगा, कि हम तो मान ही गए कि हम हार चुके हैं, हम और हमारे उपनिवेश, जिसको आप क्या बोलते हो, उपनिवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलोनीज, हम और हमारी कॉलोनीज सारे के सारे आपके हुए। जब मैं बोल रहा हूँ एक्सेस फोर्स, तो एक्सेस फोर्स में तीनों आते हैं, और जब मैं बोल रहा हूँ अलाइड फोर्स, तो अलाइड फोर्स में बेसिकली जो 11 देशों का समूह है, जिसमें मेन जो थे वो था यूएस था, सोवियत यूनियन साथ में थे ना उस वक्त, तो यूएसएसआर, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब लोग थे, ठीक है। 1945 में जापान करता है सरेंडर। हिदेकी तोजो अटेम्प्ट करते हैं क्या कहते हैं, खुद को मार डालने का, लेकिन उनको बचा लिया जाता है। हिदेकी तोजो सारी की सारी जिम्मेदारी अपने राजा हिरोहितो को बचाते हुए सारी की सारी जिम्मेदारी युद्ध की अपने ऊपर लेते हैं, कि हाँ मैं हूँ। और इनको पाया जाता है गिल्टी, इनको पाया जाता है इंटरनेशनल कानून के आधार पे गिल्टी, और जिसको बोलते हैं वैगिंग वॉर, मतलब वॉर को प्रोवोक करना। तो आप एग्रेसर रहे हो, आपने वॉर को प्रोवोक किया है। ना सिर्फ ये, इनको और बहुत सारी चीज़ों पे गिल्टी पाया जाता है, और वो है कि आपने ना अपने यहाँ पे प्रिजनर्स के साथ बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया है, जिसको बोलते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। उनके साथ बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया है। इन्होंने बोला कि मैं सारी की सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेता हूँ, कि लेकिन मैं ये, मतलब हिदेकी तोजो बोल रहे हैं, हिदेकी तोजो ने बोला कि ठीक है, आप मुझको सारी चीज़ों के लिए ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना कि मैंने वॉर को प्रोवोक किया, वैगिंग शब्द बोला ना मैंने, WAGGING, कि मैंने वॉर को वैग किया, प्रोवोक किया है। देखिए, ये ईस्ट एशिया तक मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोग ये जो पैसिफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, ओके, ये जो आप पैसिफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, इधर तो मैं नहीं मानता। यहाँ पे तो ना अग्रेसर यूएस रहा है, यहाँ पे मैं नहीं किया हूँ। यूएस जानबूझ के ब्लॉकेडिंग क्रिएट कर रहा था, यूएस जो अपना मिलिट्री बेस यहाँ पे बिल्टअप कर रहा था, तो हम तो अग्रेसर नहीं थे, अग्रेसर यूएस था, ऐसा कहना था हिदेकी तोजो साहब का, ठीक है। और जब ये इनको फांसी के तख्ते के तक भी जा रहे थे, तो भी अपने राजा के लिए ईमानदार रहे। हिदेकी तोजो अकेले ही बचे थे, अपने देश के लिए समर्पित रहे। ऐसा कहा जाता है कि जब उनको फांसी के तख्ते पे लेके जा रहे थे, तभी वो बोल रहे थे ट्रिपल बेंजाई, ट्रिपल बेंजाई। ट्रिपल बेंजाई का मतलब होता है 10,000 ईयर्स ऑफ एम्परर। तो ये जो इनके एम्परर थे ना, एम्परर डाई निपॉन मतलब इनके जो एम्परर थे, हिरोहितो, सॉरी, और डाई निपॉन मतलब होता है ग्रेट जापान, इस तरह से। तो हमारा देश ऐसे हजारों साल रहे, हमारे राजा की जय, इस तरह से बोल रहे थे। इन्होंने बोला कि जाते जाते फांसी के तख्ते पे लटकते, उन्होंने कहा कि यार मेरे ऊपर तो ना, ठीक है, कोई दया नहीं कर रहे हो, मत करो, लेकिन इनका हिदेकी तोजो ने कहा कि यार लेकिन देखो, ऐसा है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण, मतलब वही एटम बॉम्ब के कारण, जिसको बोला गया लिटिल बॉय एंड फैट मैन, इसके कारण बहुत सफ़र किए हैं, तो प्लीज़ उनके ऊपर थोड़ा सी दया रखो। इनका एक श्राइन भी है वैसे जापान में, जिसका नाम आपने सुना भी होगा,
यासुकुनी, यासुकुनी, मैंने आगे फ़ोटो रखा है लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, यासुकुनी, सिर्फ फोटो रखा है ना, नाम आप लिख लेना, यासुकुनी, YASUKUNI, यासुकुनी श्राइन, जहाँ पे बेसिकली ना उन परिवारों को याद किया जाता है, उन लोगों को याद किया जाता है जिन लोगों ने इम्पीरियल राज फैमिली के लिए अपनी जान निछावर कर दिया, उनको याद किया जाता है। लेकिन एक और बात बताता हूँ आपको, एकदम अलग टाइप की बात, और वो बात यह है कि 1978 में 1978 में यासुकुनी श्राइन में हिदकी तोजो साहब को अभी तो है वहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ा मतलब हिदकी तोजो साहब का वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेमोरी जैसा है ना, जहाँ पे उनको याद किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब 1978 में सिटीजन्स, जो जापानीज सिटीजन थे, उन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि यार ये क्या तरीका है यार कि आप यासुकुनी श्राइन में हिदकी तोजो जैसे इंसान को ऑनर कर रहे हो, राइट। तो आप उनको ऑनर कर रहे हो जिसने जापान में इतना, ओह सॉरी, ये हिदकी तोजो, ये हिदकी तोजो को आप ऑनर कर रहे हो जिसने जापान में इतनी सारी त्रासदी, इतनी सारी विपदाएं, इतने सारे डिजास्टर्स लेके आए। हिदकी तोजो तो 13 टॉप जो क्लास ए वॉर क्रिमिनल्स हैं वो हैं, इनको क्यों आप कर रहे हो यार ऐसा। हिदकी तोजो के बारे में थोड़ा आपको मैं डिटेल में और बताता हूँ, यहाँ तक कि मेरे ख्याल आपको सब समझ में आ गया होगा, राइट। अब हिदकी तोजो को बोला था मेजर प्लेयर, क्यों थे, मेजर जनरल, युद्धकालीन प्रधानमंत्री, युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के, इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो क्या है, 8 दिसंबर मतलब 8 दिसंबर 1941, 1945 पे वॉर ख़त्म हुआ ना, हुआ ये कि इन्होंने यूएस और ब्रिटिश एम्पायर पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। हिदकी तोजो, जिनको कहा जाता था रेजर तोजो, क्योंकि बहुत ही इनकी ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी गजब थी, स्ट्रिक्ट थे, अनकॉम्प्रोमाइजिंग आदमी थे, एकदम मेटिकुलस थे, प्रॉपर आदमी थे एकदम, जिसको बोलते हैं डेविल, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा छोटी डिटेलिंग को जो ध्यान देते थे उस तरह से। अब हुआ क्या, देखो एक सिंपल भाषा में बताऊं तो एक ही समय पे जापान को, जर्मनी को और इटली को, ये तीनों के तीनों देशों को एक ऐसा विचार आया कि क्यों ना हम अपने देश की सीमाओं को बढ़ाएं, और इसी चीज़ को हिंदी में कहते हैं विस्तारवाद, और इंग्लिश में इसी चीज़ को कहते हैं इंपीरियलिज्म। और क्योंकि तीनों, मैं आपको एक बात सच बताऊं, ये लोग जो सोच रहे थे ना, ऐसा कुछ नहीं था, ये दुनिया में पहली बार सोचा गया था, वेस्ट ने भी यही किया, नहीं, ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में जो कॉलोनी बनाई वो यही तो है यार। लेकिन क्या होता है ना, वॉर में यार देखो सीधी सी बात है, वॉर में जो हारता है वो गलत होता है, सिंपल सी बात है। खैर, तो इन तीनों देशों को ये लगा कि यार जब हम तीनों की नीतियां सेम हैं तो तीनों अपन एक संधि कर लें क्या। तो 1940 में, 1940 में इन तीनों ने मिलकर ट्राइपेट्रिएट एग्रीमेंट साइन कर लिया था। तीनों कहने का मतलब हो गया जर्मनी मतलब एडोल्फ हिटलर, इटली हो गया मतलब बेनिटो मुसोलिनी हो गया, और जापान हो गया मतलब हिदकी तोजो हो गया। और ये तीनों के तीनों देश कहलाए थे धुरी शक्तियाँ, एक्सेस फोर्स। देखो क्या हुआ था ना, जापान को और हिदकी तोजो स्पेशली हिदकी तोजो के शुरू में, क्योंकि भयंकर एग्रेसिव आदमी थे, तो दूसरों की टेरिटरी में एंटर करना, कब्जा करना, इससे ना शुरू में इनको बहुत विक्ट्रीज मिली थी, और पर्सनल लेवल पे इनकी इज्जत जापान में भयंकर बढ़ गई थी। और सीधे ये आर्मी को इंचार्ज बना दिया गया था इनको, फॉरेन अफेयर्स का, क्या बोलते हैं, कॉमर्स का, एजुकेशन का, इस तरह से करके ना बहुत ज़्यादा पावर ये होल्ड करते थे। 7 दिसंबर 1941 को क्या होता है, क्यों इन्होंने सीधा यूएस को और यूके को कॉल किया, मतलब सीधा भिड़ कैसे गए, क्योंकि 7 दिसंबर 1941 को, इसके पहले तक के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस एंटर नहीं किया था। बाय द वे, यूएस अपनी ही परेशानियों से गुजर रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत मेहनत लगी थी वहाँ से निकल के आने में, ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था 1929 में, इस तरह से, और यूएस ने बोला कि नहीं यार मेरे कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर की घटना होती है, जहाँ पे बेसिकली एक बंदरगाह था जहाँ पे यूएस के जहाज़ मेंटेनेंस के लिए आते थे। तो वहाँ पे यूएस के जहाज़ टेक ऑफ भी नहीं कर पाए थे, और धाड़ बमबारी हुई, और वो पूरे के पूरे 50 से ऊपर जहाज़ टेक ऑफ नहीं कर पाए, और धड़ाधड़ ब्लास्ट हो गए थे। और इसके बाद यूएस ने बोला अब तो बाबू हम लोग एंटर कर रहे हैं वॉर में, तैयार हो जाओ। मैंने आपको बताया ना, हिदकी तोजो के टाइम पे, हिदकी तोजो के लीडरशिप में यार छोटी मोटी विक्ट्री नहीं, एब्सोल्यूट स्मैशिंग विक्ट्रीज मिली थी जापान को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। देखो सब जानते हैं कि तोजो साहब की जो मिलिट्री थी वो बहुत ही ब्रूटल थी, ऑट्रोशियस थी, बहुत ही ज़्यादा रूथलेस थी, बिहेड कर देते, सिर काट दिए, टॉर्चर कर दिए, दुनिया के सारे वॉर प्रिजनर्स को दुनिया भर के अत्याचार लोगों के ऊपर करते थे। तो ये सब की शुरुआत हुई कैसे सर, मतलब देखो यार
ये जितने भी चारों के चारों, अच्छा ठीक है, वो ये पुराने ज़माने के न्यूज़पेपर कटेंगे तो ऐसे लगा दिया, ठीक है। देखो यार क्या है, हिदेकी तोजो को थोड़ा और मैं आपको इतिहास बताऊँ, तोजो कहाँ है, ये रहा हिदेकी तोजो। थोड़ा और मैं आपको इनका और इतिहास बताऊँ ना, तो इनका जन्म होता है 30 दिसंबर 1884 को। थोड़ा सा आपको और पीछे ले जाके बताता हूँ, तो शॉर्ट में बताऊँगा। इनका जन्म होता है जैसे, अब ये 1884 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। मुश्किल से 20-22 साल की उम्र में, मतलब 1905 में इन्होंने जापानीज़ आर्मी ज्वाइन कर लिया था। तो इन्होंने ज्वाइन किया जापानीज़ आर्मी को 1905 में। 1933 मतलब 1933 आते आते मेजर जनरल बना दिए गए, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो मेजर जनरल के रूप में इनको प्रमोट कर दिया गया था 1935। तो 1935 में बहुत फेमस इनकी क्वांतुंग आर्मी इसको बोलते हैं, तो उस क्वांतुंग आर्मी के हेड बना दिए गए, मिलिट्री पॉलिस जो है, तो क्वांतुंग आर्मी के मिलिट्री हेड बना दिए गए थे। तोजो को जैसे अपने होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हैं, वैसे चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया था इनको क्वांतुंग आर्मी का। तो उस क्वांतुंग आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया था। बाद में 1938 में, आप देख रहे हो ना सारे के सारे वो क्या बोलते हैं इसको, टाइमलाइंस को, धीरे धीरे 1938 में फिमिमीरो, आपने इनका नाम सुना होगा, फ्यूमीमारो, FU दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, FUMIMA, फ्यूमीमारो। ये सो फ्यूमीमारो कोंडोए जो इनके प्रधानमंत्री थे, इन्होंने हिदेकी तोजो को अपॉइंट किया वाइस मिनिस्टर ऑफ द वॉर, ठीक है। 1941 आते आते इनको अपॉइंट किया मिनिस्टर ऑफ वॉर, हिदेकी तोजो को फ्यूमीमारो ने अपॉइंट किया था। और इसके अलावा एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज़ को हिदेकी तोजो ने, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है दूसरों की ज़मीन को कब्जा करना, ये सब। तो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को हिदेकी तोजो ने बहुत प्रमोट किया, ठीक है। और न सिर्फ ये, आप स्पेशली देखेंगे तो बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ते गए जापान और कोरिया की टेरिटरी पे। इसके बाद हिदेकी तोजो 16 अक्टूबर 1941 को इन्होंने जब प्रधानमंत्री बना, युद्धकालीन प्रधानमंत्री, वॉर प्राइम मिनिस्टर थे, 1941 में युद्धकालीन प्रधानमंत्री बना दिए गए। और इसके बाद ही जब ये वॉर प्राइम मिनिस्टर बने, तो इसी 1941 में 7 दिसंबर को इन्होंने डिसाइड किया कि पर्ल हार्बर पे बाबू करो हमला, क्योंकि अब एक ही तरीका है इस युद्ध को जीतने का, महायुद्ध को जीतने का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, कि यूएस को उड़ा दो, यूएस को ठिकाने लगा दो, ठीक है। सर जब इतना कुछ हो रहा था इनके अगेंस्ट में, या इनके साथ इतना कुछ हो रहा था, अरेस्ट हो गए, मुकदमा चला, तो ये हिदेकी तोजो, ये बीच में जो है ये रहे हिदेकी तोजो। जब इतना कुछ ये सब गुजर रहे हैं यहाँ पे, तो इस वक्त पे हिरोहितो कहाँ है, ये रहे हिरोहितो, उस वक्त के जापान के राजा, एम्परर। तो पहले एक बार हिरोहितो के बारे में आपको बताता हूँ। देखो क्या है, 2 लीडर्स थे जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान में। पहले ये रहे हिरोहितो साहब, और इसके अलावा थे हिदेकी तोजो। हिरोहितो साहब जो थे जापान के एम्परर थे, और जो हिदेकी तोजो थे युद्धकालीन प्रधानमंत्री, वॉर प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल थे जापान के इंपीरियल जापानीज आर्मी के। इसके अलावा लीडर थे इंपीरियल रूल एसोसिएशन के, ठीक है। तो इंपीरियल रूल एसोसिएशन बोलते हैं कि उसको इंपीरियल रूल असिस्टेंस एसोसिएशन ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, उसके भी वो लीडर थे। मतलब बहुत सारी चीज़, पूरे सेंटर ऑफ पावर थे वो। अब देखो क्या है कि हिरोहितो जो थे, इन्होंने इस तरह से कुछ इमेज बनाई, या इस तरह से प्रोजेक्ट इनको किया जाता है कि यार इनके पास ना ज़्यादा पावर नहीं था, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल या ये अकाउंटेबल नहीं थे। तो ये ऐसा पोर्ट्रे किया गया, या इन्होंने पोर्ट्रे किया, या जो भी बोल दीजिए, या डगलस मैकार्थर जो अलाइड फोर्स के लीडर थे, वो बोल दीजिए, जैसा भी है, इस तरह से पोर्ट्रे किया कि यार ये तो पावरलेस आदमी थे, लेकिन जो कि सही नहीं था ना, क्योंकि इसके बाद ये एम्परर रहे अपने डेथ तक के 1989 तक के, ठीक है। तो 1989 तक ये बाकायदा एम्परर रहे थे। मैं इसलिए आपको बताता हूँ, हिरोहितो का जो पोर्ट्रेयल है कि वो पावरलेस थे, ऐसा कई और लोग का कहना ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पावरलेस नहीं थे, क्योंकि बहुत पहले की बात है, 1936 में, 1936 में जब बाकायदा मिलिट्री कू हो रहा था, तो उस वक्त पे इन्होंने उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। ना सिर्फ ये, मैंने आपको थोड़ी देर पहले फ्यूमीमारो का नाम बताया था। फ्यूमीमारो कनू जो है, जब स्टेप डाउन कर रहे थे 1941 में, तो उनके रिप्लेसमेंट को रिजेक्ट करने वाले यही थे।
हिरोहितो के लिए ये भी कहा जाता है कि उनको पता था कि जापान में केमिकल वेपन्स का यूज़ हो रहा है, जापान केमिकल वेपन्स का यूज़ कर रहा है चाइना के ऊपर, ये भी उनको पता था। और ये भी कहा जाता है कई लोगों द्वारा कि हिरोहितो को ये भी पता था कि वॉर जो क्रिमिनल्स हैं उनके अगेंस्ट में जापान जो है बहुत ही ब्रूटल तरीके से पेश आता है। लेकिन क्या हुआ, जो सुप्रीम कमांडर थे अलाइड फोर्सेस के, मतलब इस तरफ बाकी देश जो है यूएस हो गया, यूएसएसआर हो गया, ये सब लोगों के, तो इसके जो सुप्रीम कमांडर थे इनका नाम याद रखिएगा, जनरल डगलस मैकार्थर। इसलिए इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोरियन वॉर हुआ ना नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में, वहाँ पर भी इनका एक लाइटनिंग वॉर जो है, लाइटनिंग वॉर कहता हूँ, वो तो खैर हिटलर का था, जो पुसान से इन्होंने जो हमला किया था ना, वो वाला भी हमला बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, कभी आपको वही बताऊंगा किस तरह से नॉर्थ एंड साउथ कोरिया 1.5-2 साल तक लड़ते रहे और फिर बाद में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं और यहाँ पे फिर DMZ बनाया गया, डीमिलिटराइज्ड जोन, कभी आपको और बताऊंगा। लेकिन डगलस मैकार्थर साहब का नाम ध्यान रखिएगा, मैंने शायद उनकी फ़ोटो नहीं रखा है। ठीक है, तो ऐसा ये था कि ऑफसेट कर लिया गया, मतलब ऐसा कहा जाता है कि डगलस मैकार्थर साहब ने हिरोहितो साहब को एक प्लान सौंपा कि एक काम करते सर कि ऐसा ऐसा करते हैं, आप अपने आप को पोर्ट्रे कर दीजिए कि आप पावरलेस हैं, इस तरह से जो भी बात थी। तो बाकायदा एक उस ड्राफ्ट को इन्होंने एक्सेप्ट किया, उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह से जो आज का जापान जिसका बोलते हैं जापानीज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो आज का कॉन्स्टिट्यूशन, आज का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जापान का वो इस तरह से बना। ठीक है, जो भी है इसको डिप्लोमेसी की भाषा में बोलते हैं विक्टर्स जस्टिस, जो जीतता है वो भी सही होता है, सीधी सी बात है। मैंने आपको पहले ही बोला ना, जो जीतता है वॉर में वो सही होता है, उसके अलावा तो क्या ही बात करेंगे, है ना। या ये इसमें ये वो श्राइन है हिदेकी तोजो का। हिदेकी तोजो का जब ट्रायल हुआ था तो ऐसा कहा जाता है कि जब US सोल्जर्स ने उनको टोक्यो के रेसिडेंस में जब पकड़ा 1945 में, मेरे ख्याल है 11 सितंबर के आसपास की बात है, तो 11 सितंबर 1945 में जब इनको पकड़ा तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि अपने आप को मार डाले, लेकिन बच गए, सर्वाइव कर गए। फिर US वालों ने, US मिलिट्री ने इनको मेडिकल केयर पे लेके गए और इनके एक सार्जेंट थे मिस्टर जॉन आर्केनल, उन्होंने अपना ही बाकायदा खून दिया। फिर इनका केस ट्रायल चला और इनको कन्विक्ट किया गया। ना सिर्फ इनको, 24 और लोगों को कन्विक्ट किया गया था क्लास A वॉर क्राइम्स के। मुझे पता है मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन अच्छे से देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ आपको बताऊँ, जितना भी मैं बता सकता हूँ अपनी तरफ से। तो सिर्फ इनको 24 और लोगों को क्या कन्विक्ट किया गया था क्लास A वॉर क्राइम्स के लिए कि सर आप लोगों ने दुनिया में पीस को क्षति पहुंचाई है, ह्यूमैनिटी को क्षति पहुंचाई है। और आपका बाकायदा ट्रायल हुआ और कन्विक्ट किया गया इनको टोक्यो में। और कुल मिला के हिदेकी तोजो जो 40th प्रधानमंत्री थे जापान को, उनको 23 दिसंबर 1948 को फांसी की सज़ा दे दी गई। आखिरी एक लाइन बता देता हूँ, हिदेकी तोजो को याद किस तरह से रखा जाता है। तो ये वो श्राइन है जिसके बारे में बात कर रहा था। देखो यार, US तो कभी एंटर किया नहीं था वॉर में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जब 7 दिसंबर 1941 को US को, मतलब पर्ल हार्बर को जब उड़ा दिया गया, जापान ने जब उड़ाया, तो US ने बोला बस बेटा तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। ये एक सरप्राइज अटैक था। बेसिकली हुआ ये था, जापान ने ऐसा जहाज़, तब तो उतना नेविगेशन स्ट्रॉन्ग और होता नहीं था, घुमाते जापान ने जहाज़ को लेके गया और तड़के सुबह धाड़ जहाज़ निकले और पर्ल हार्बर में धमाधम बम गिराए और इस तरह से US के जहाज़ पर्ल हार्बर से टेक ऑफ भी नहीं कर पाए थे और सफ़ा चट हो गया एकदम। तो US ने बोला रुक जाओ, बताता हूँ तुम लोग को। तो ये एक सरप्राइज अटैक था जब US ने बोला डिक्लेयर कर दिया भाई हम लोग वॉर। जब हिदेकी तोजो को अरेस्ट किया गया था, ऐसा कहा जाता है कि उनके लिए एक नया डेंचर, एक पूरा जबड़ा नया लगाया गया था, जिसमें उसमें बाकायदा ग्रूव करके लिखा गया, इसको मोर्स कोड बोलते हैं ना, उसमें MORSE, इस मोर्स कोड में बाकायदा लिखा गया था रिमेंबर पर्ल हार्बर। तो खैर कभी US ने हिदेकी तोजो को प्रेज वगैरह नहीं किया, ऐसा प्रेज वगैरह तो किया नहीं किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन ये जो श्राइन है यहाँ, जो यासुकुनी का जो श्राइन है, नाम फिर से लिख देता हूँ, YASUKUNI, यासुकुनी का जो श्राइन है, यहाँ पे इनकी जो पोती हैं, ग्रैंड डॉटर जो है, जो पोती हैं वो बाकायदा आके पूजा पाठ करती है। इनका नाम है यूको तोजो, YUKO, ठीक है, इनका नाम है यूको तोजो जी। तो यूको तोजो जी आती हैं और इनका यूको तोजो एक लाइन बोलती है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। इनका कहना ये है कि जापान में कोई भी वॉर क्रिमिनल नहीं है, जापान ने कभी भी एग्रेसर की लड़ाई नहीं लड़ी, हमको अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ा। मतलब हमने जो लड़ाई लड़ी वो डिफेंस की लड़ाई लड़ी गई है और इसलिए हमारे बच्चों को ये गलत सलत हिस्ट्री पढ़ाना बंद करो, ऐसा इनका कहना है। आपका ओपिनियन जो भी हो।
जो हमारे बच्चों को गलत चीज़ें बोल रहे हो, जिससे उनको ये लग रहा है कि हमारे पूर्वज ईविल थे, शैतान थे, ये गलत बात है। आप उनको उनका खोया हुआ प्राइड, खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस दो। अंततः यही हुआ था यार कि हिदकी तोजो साहब जो थे, इनको 12 नवंबर 1948, खत्म हो गया क्या, इधर दिखाया था ना, कोई बात नहीं, ये रहा हिदकी तोजो। तो हिदकी तोजो साहब को अंततः 12 नवंबर लिखा था नहीं, 12 नवंबर, सॉरी यार, चल इधर लिख देता हूँ। तो 12 नवंबर यार, तो हिदकी तोजो साहब को अंततः 12 नवंबर 1948 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ध्यान रखना ना, फांसी दी नहीं गई थी। और 23 दिसंबर 1948 को बाकायदा इनको फांसी दे दी गई थी। देखिए हिदकी तोजो का जो सेटिस्फैक्शन था वो ये था कि कोई बात नहीं, आप सारी चीज़ों का गुनहगार आप मुझे मान लो, लेकिन आप हमारे राजा को बिल्कुल टच मत करो, वो हर चीज़ से दूर है, जो भी किया धरा है वो मेरा है, ऐसा हिदकी तोजो साहब का कहना था। तो हिदकी तोजो ने कंफर्म किया अपना उसके बाद उनका कहना था कि यार हमारे जो देश के लोग हैं, जो जापानीज़ लोग हैं, वो ऑलरेडी ये न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब गिरा है उसके कारण बहुत सफ़र किए हैं। तो इसलिए जाते जाते इनका कहना था, मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि आप जापान के लोगों के बारे में ध्यान रखें और वर्ल्ड पीस के लिए प्रे करें। और यहाँ तक थी हमारी आज की स्टोरी। तो ये थे हिदकी तोजो के बारे में पूरी डिटेल में स्टोरी जो मैंने आपको सुनाया आज के द स्टोरी टेलर सेशन में। ये स्टोरी टेलर सेशन आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस सेशन आप लोगों के लिए बनाना। मेरा ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, मैं आपको एकदम क्लियरली बताता हूँ स्टोरी टेलर सेशन में। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप एक कॉलेज ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप हाउस वाइफ हो सकते हैं, जो भी हो, आपको एक सिंपल सरल भाषा में कहानी के रूप में मैं इसको बताऊं, बस मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। लेकिन मैं इसके लिए ना फैक्चुअली गलत डेटा नहीं बोलना चाहता कोई भी। मैं इसलिए पहले बोलता हूँ, अगर कुछ जगह जान के तो नहीं, अनजान से अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज़ मैं डेटा पे मतलब मैं बहुत R&D करके ही बोलता हूँ डेटा। मैं इस तरह से कोई भी डेटा ऐसे ब्लैबरिंग नहीं करता डेटा का। फैक्चुअली हर एक डेटा करेक्ट रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर स्लिप ऑफ टंग हो तो उसके लिए थोड़ा सा मार्जिन रखिएगा। तीसरी चीज़, मैं कभी भी अपना ओपिनियन आपके ऊपर इम्पोज नहीं करूँगा। मैं एकदम अनबायस्ड बताऊँगा चीज़ों को। जहाँ पे मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा आपको बता के शेयर करूँगा। और ये ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे स्टोरी टेलर सेशन का। मेरे एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको सिर्फ ये बोलूँ कि आप रीडिंग करें, तो कोई नहीं करेगा रीडिंग। लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा ना कि रीडिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, तो आपको मज़ा आएगा। फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब इसके बाद अगली पर्सनालिटी में आप कौन सी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा, करंट अफेयर्स तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, कोई पर्सनालिटी आप ले सकते हैं, महात्मा गांधी से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके कोई भी। आप स्टीव जॉब्स भी ले सकते हैं, एलॉन मस्क भी ले सकते हैं, विंस्टन चर्चिल ले सकते हैं, एडोल्फ हिटलर ले सकते हैं, बेनिटो मुसोलिनी ले सकते हैं, कार्ल मार्क्स ले सकते हैं, ये आपके स्टालिन ले सकते हैं। लेकिन कोई भी जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो गए, WHO हो गया, लीग ऑफ नेशंस हो गया, चाहे वो ले सकते हैं आप, WTO ले सकते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ले सकते हैं, WBG वर्ल्ड बैंक ग्रुप जब शुरू में आया तो IBRD था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, वो ले सकते हैं। फिर IDA आया था एक्चुअली, वो ले सकते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं। उसके पहले खैर GATT भी आएगा, GATT भी आएगा। WHO के बारे जो भी आप चाहे वो ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपना सजेस्टिव रिमार्क दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, रेडी, टेक केयर, जय हिंद।